हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम, एमएस एकेडमी सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। बच्चों, हमारा चैप्टर सेल चल रहा है जिसमें पार्ट 16 आज हम स्टडी कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। पार्ट 15 में हमने स्टडी किया था सेल वॉल के बारे में। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियस का कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। न्यूक्लियस पाया कहाँ जाता है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है बच्चों? सेल के अंदर। ठीक है, अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में लगभग न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के सेंटर में होता है। यदि हम प्लांट सेल की बात करें तो बहुत सारे जनरली प्लांट सेल ऐसे होते हैं जिसमें कि बड़े वैक्यूल्स के होने की वजह से न्यूक्लियस जो होता है वो साइड में रहता है, यानी कि सेल वॉल के नजदीक पाया जाता है। ठीक है, तो ये इसकी पोजीशन होती है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता कहाँ है। आपने सेल का स्ट्रक्चर आपने पढ़ रखा है तो आपको ध्यान है कि न्यूक्लियस कहाँ होता है। ठीक है, अब अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो पूरे सेल में, ठीक है, सेल के अंदर हमने एक ये एनिमल सेल ले लिया। सेल के अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स होता है। एक सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी ऑपरेटस है, बहुत सारे इस तरीके के सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जिनमें न्यूक्लियस जो होता है ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स होता है। और अगर आपको न्यूक्लियस का फाइन स्ट्रक्चर देखना है तो इसके लिए हमको माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम न्यूक्लियस के अंदर तक के स्ट्रक्चर को, फाइन स्ट्रक्चर को हम देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात है कि न्यूक्लियस जो होता है इसको कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस वो और सेल ऑर्गेनल्स है जो कि सेल के अंदर पाए जाने वाले जो दूसरे हमारे ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे सपोज करिए कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के काम इसको कैसे करना है ये सारा कंट्रोल कौन करेगा? ये न्यूक्लियस करता है। ठीक है, इसमें जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, राइबोसोम होता है, सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, इन सारे एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, ये सारे काम, इसमें काम कैसे, कब और कितना करना है, कितना एनर्जी का प्रोडक्शन होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया को किस तरीके से काम करना चाहिए, सब कुछ कौन कंट्रोल करेगा बच्चों? ये कंट्रोल करता है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस चूंकि सारे सेल ऑर्गेनल्स के हर एक एक्टिविटी, यानी कि सेल की पूरी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, इसलिए हम न्यूक्लियस को कहते हैं कि ये कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल है। न्यूक्लियस को माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने में इजी इसलिए होता है क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है एक स्टेनिंग ऑर्गेनल्स है, यानी कि ये अगर हम इसको स्टैन करते हैं देखने के लिए, स्टैन का मतलब होता है, आप सीधी भाषा में बोलेंगे तो कलर करना। ठीक है ना, अगर इसको हम कलर देते हैं तो ये उस कलर को, स्टैन को बहुत ही जल्दी ये एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, कौन सा कलर? जैसे कि हमने एसिटोकार्माइन हम अगर सेल के ऊपर उसके ड्रॉप डाल करके उसके बाद जब हम उसको माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये बहुत ही जल्दी न्यूक्लियस क्या करता है? एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, यानी कि स्टैन को ये एक्सेप्ट करने की इसमें कैपेसिटी होती है, तुरंत ही ये कलरफुल हो जाता है, उसको स्टैन को एक्सेप्ट कर लेता है। इस वजह से इसको बोलते हैं कि इसके अंदर स्टैनिंग कैपेसिटी पाई जाती है, जिसकी वजह से इसको देखना और आसान हो जाता है। उन सब में से उसको डिफ्रेंशिएट करना इजी हो जाता है कि ये इसने ये कलर ले रखा है, ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, उस पर हम फोकस कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मैच्योर आरबीसीएस। आपको मैं पहले भी बढ़ा चुकी हूं कि आरबीसीएस जो होते हैं, हम आरबीसीएस सेल की बात करें तो आरबीसीएस सेल, पहले आरबीसीएस सेल में क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो सारे इसमें सेल ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस भी होता है, बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं। फिर इस आरबीसीएस सेल में धीरे धीरे क्या होता है कि इसके अंदर भरने लगता है हीमोग्लोबिन, HB। ठीक है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ने लगती है। जैसे जैसे इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ने लगती है आरबीसीएस के अंदर, तो एक ऐसा समय आता है कि आरबीसीएस के सेल में जैसे आरबीसीएस का सेल मैच्योर होता जाएगा, यानी कि बड़ा होता जाएगा, छोटे से जैसे जैसे बड़ा होने लगता है तो इसके अंदर क्या होता है कि भरने लगता है क्या चीज? केवल हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स। इतनी ज्यादा हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स एक आरबीसीएस के सेल के अंदर भर दिए जाते हैं कि बाकी जितने भी इसमें सेल ऑर्गेनल्स थे, जैसे न्यूक्लियस था, माइटोकॉन्ड्रिया था, सारे ही सेल ऑर्गेनल्स धीरे धीरे क्या होते हैं? सब खत्म हो जाते हैं। ठीक है ना, तो सारे ये न्यूक्लियस और सारे सेल ऑर्गेनल्स खत्म हो जाते हैं और इसके इस सेल के अंदर क्या हमको मिलता है? केवल और केवल एक मैच्योर आरबीसीएस यदि है तो उसके अंदर हमको क्या मिलेगा बच्चों? इसके अंदर हमको केवल और केवल हीमोग्लोबिन मिलता है।
ठीक है ना। एक आरबीसीएस के सेल में लगभग 28 करोड़ हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर भरे होते हैं। तो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि न्यूक्लियस और बाकी सेल ऑर्गेनल सब सारी चीज़ें डिसअपियर हो जाती हैं। तो आपसे पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि क्या मैच्योर आरबीसीएस में न्यूक्लियस पाया जाता है? आप कहेंगे नहीं, ठीक है, मैच्योर आरबीसीएस में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में जो हमारे जाइलम होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम जो होता है वो वाटर कंडक्टिंग होता है, फ्लोएम जो होता है वो फूड कंडक्टिंग होता है। उस फ्लोएम में एक सेल्स ऐसे भी होते हैं, एक ट्यूब जो एक पूरा एक ट्यूब होता है, ठीक है, जिसको हम सीव ट्यूब बोलते हैं। सीव ट्यूब इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस ट्यूब में कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर, चालनी जैसे स्ट्रक्चर्स इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो चालनी जैसे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं सीव। तो एक प्लांट्स के अंदर सीव ट्यूब्स होते हैं, इनके जो सेल्स होते हैं उनमें भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपसे दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या मैच्योर आरबीसीएस में या सीव ट्यूब सेल्स में न्यूक्लियस पाया जाता है? तो इनके सेल्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। वैसे जनरली मैक्सिमम सेल जो होते हैं उनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस है तभी वो सेल जो है वो अपनी एक्टिविटी शो कर सकता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, जैसा कि आपको मैंने बताया कि न्यूक्लियस जो होता है कंट्रोलिंग सेंटर होता है ये, और सेल के हर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को जब हम बताना स्टार्ट करेंगे तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को बताने के लिए हम न्यूक्लियस को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको न्यूक्लियर एनवलप भी बोला जाता है, या इसी को हम न्यूक्लियस कैरियोथिका भी बोलते हैं। ओके, सेकेंड पार्ट है न्यूक्लियस का ही सेकेंड पार्ट है न्यूक्लियर सैप, या इसी को हम कैरियोलिम्फ बोलेंगे, या इसी को हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, ठीक है। थर्ड इसका पार्ट होता है क्रोमेटिन मटेरियल, और फोर्थ होता है न्यूक्लियोलस। तो इसको 4 भाग में हम इसको डिवाइड करके 4 पार्ट में इसको डिवाइड करके स्टडी करेंगे। तो चलिए फर्स्ट के बारे में हम बताते हैं। फर्स्ट हमारा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आप फर्स्ट पॉइंट बताएंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है, सबसे पहली बात तो ये कि ये न्यूक्लियस को एक शेप दे रहा है, ठीक है ना। एक जो न्यूक्लियस हमको इस तरीके से स्फेरिकल शेप में दिखाई देता है, ये शेप इसको कौन देता है? ये देता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसको एक शेप दे रहा है। दूसरी बात कि सेल के अंदर है ना, सेल ये है हमारा, तो सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि सेल के बाहरी इन्वायरमेंट से यानी कि साइटोप्लाज्म से इसको अलग करता है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता है कि न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करने का काम भी करता है, ठीक है। वो होता है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि इसके बाहर की कवरिंग है ना, जो बाहर का इसका रैपर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आपको दिखाई दे रहा है कि ये डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है ना, यानी कि इसमें 2 मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रहा है, ये फर्स्ट मेम्ब्रेन, ये सेकेंड मेम्ब्रेन। तो 2 मेम्ब्रेन से ये मिलकर के बना होता है, ठीक है ना। डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, 2 लेयर इससे मिलकर के बना होता है। और ये किन चीजों से बना होता है ये हम पढ़ चुके हैं कि लिपोप्रोटीन है ना, यानी कि लिपिड से, प्रोटीन से और कुछ सैकराइड्स के मॉलिक्यूल से मिलकर के ये बने होते हैं, ठीक है। जनरली जितने भी हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, या फिर जितने सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनके भी बाहर की जो कवरिंग होती है वो सब ज्यादातर यही होता है कि इनका कंपोजिशन की बात करें कि किस चीज से बने हुए हैं, तो वो लिपोप्रोटीन से बने होते हैं, लिपिड और प्रोटीन से, और कुछ कार्बोहाइड्रेट, कुछ सैकराइड्स के मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं। तो ये डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, इसमें 2 लेयर ये दिखाई दे रहे हैं हमको, और इसके बीच बीच में कुछ गैपिंग होती है, जैसे यहाँ गैपिंग है, यहाँ गैपिंग है, यहाँ गैपिंग है, इसको बोलेंगे न्यूक्लियर पोर। इसका काम क्या होता है? न्यूक्लियर पोर का काम होता है कि कुछ चीजों का अगर न्यूक्लियस को किसी चीज की जरूरत है तो वो यहाँ साइटोप्लाज्म से, इस पोर के द्वारा साइटोप्लाज्म से अंदर ले सकती है, ठीक है। और अगर न्यूक्लियस को कुछ देना है तो वो क्या कर सकता है कि यहाँ से मटेरियल को न्यूक्लियर पोर के थ्रू साइटोप्लाज्म में भेज सकता है, यानी कि न्यूक्लियर पोर का काम होता है एक्सचेंज करना, है ना, चीजों को अपने नीड के अकॉर्डिंग चीजों को लेने देने का काम कर सकता है। न्यूक्लियर पोर के थ्रू न्यूक्लियस ये काम कर सकता है, ठीक है। उसके बाद जो न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, इस आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, ओके। इस तरीके से इस पे राइबोसोम इसमें इम्बेडेड होते हैं, यहाँ पे धसे होते हैं, जो कि कौन से राइबोसोम होते हैं? ये ATS राइबोसोम होते हैं।
ATS क्या होता है ये आ गया राइबोसोम में, और अब देखेंगे अच्छी तरीके से। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये बाहर वाली लेयर, ये दोनों साइड से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होती है। दोनों साइड से या बहुत सारे साइड से, जितने से भी ये क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच है, यहाँ भी अटैच है। ये वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्यों? क्योंकि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाया जाता है, और ये वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके ऊपर राइबोसोम इसमें पाए जा रहे हैं ना, इसके ऊपर चिपके हुए हैं, तो इसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है। ये इतनी बातें हमने बताया, तो ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है ना। तो आपको इसको 4 पार्ट में आप डिवाइड करके कर रहे हैं, तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसमें हमको इतने सारे लाइन लिखने होंगे और आप इसको पॉइंट में लिखिए, ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंड, न्यूक्लियर सैप। हम बोलेंगे न्यूक्लियर सैप वो सैप होता है, यानी कि वो लिक्विड होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ठीक है। जो पूरा, अगर हम इस सेल की बात करें तो सेल में जब हम सेल के अंदर एंटर करते हैं तो सेल के अंदर पूरा क्या होता है, एक जेली जैसा एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। पूरा लिक्विड होगा जो, उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। जब इसके अंदर न्यूक्लियस आ जाता है, बाहर के प्रोटोप्लाज्म को हम बोलते हैं तब साइटोप्लाज्म। अब इसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस के अंदर का रहेगा प्रोटोप्लाज्म, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। ये न्यूक्लियस के अंदर की जो लिक्विड होती है न्यूक्लियस के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो अब हम बात करेंगे, अभी हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में बात किया, अब हम इस न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके अंदर पाए जाने वाले लिक्विड को बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, या इसी को हम बोलते हैं कैरियोलिम्फ, या इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर सैप, ठीक है। इसके क्या क्या कैरेक्टर होते हैं? नंबर 1, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है ना। जो इसके अंदर जो लिक्विड होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसके आर पार देखा जा सकता है। दूसरा, ये एक होमोजीनस लिक्विड है। होमोजीनस लिक्विड का मतलब कि चाहे हम यहां से उठा करके लिक्विड को देखें या यहां से उठा करके लिक्विड को देखें, हमको हर जगह चीजें एक जैसी ही मिलेंगी, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि कहीं कुछ हमको अलग चीज मिल रहा है तो कहीं कुछ अलग मिल रहा है ना। कंपोजिशन पूरे में क्या होता है, जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, है ना, यानी कि कंपोजिशन पूरी में इस तरीके से बिल्कुल इक्वली एकदम डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। चाहे आप यहां से कंपोजिशन चेक करें या यहां से कंपोजिशन चेक करें, हर जगह से एक जैसा ही कंपोजिशन रहता है, तो इसको बोलते हैं कि ये होमोजीनस सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये एक होमोजीनस लिक्विड होता है। नेक्स्ट, ये सेमी फ्लूइड होता है। सेमी फ्लूइड का मतलब हम नहीं कह सकते हैं कि कंप्लीटली ये लिक्विड है, एकदम लिक्विड स्टेट में नहीं होता है, बल्कि सेमी फ्लूइड, यानी कि कुछ लिक्विड कंडीशन में, पूरा ना सॉलिड है ना पूरा लिक्विड है, कुछ जेली की तरह से कह सकते हैं, उस तरीके का लिक्विड ये होता है। और ये एक कोलॉइडल सोल्यूशन होता है। कोलॉइडल सोल्यूशन क्या है, ये काफी बड़ा टॉपिक हो जाएगा, तो इसको हम बाद में देखेंगे डिटेल में। बस आप ध्यान रख लीजिए कि ये एक कोलॉइडल सोल्यूशन भी होता है। तो ये हो गया इसके अंदर का सोल्यूशन, जिसके बारे में, एक अंदर का लिक्विड ये जो है, इसके बारे में इतने सारे पॉइंट्स बताएंगे। और इसी लिक्विड के अंदर अब क्या चीजें पाई जाती हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है, जैसा यहां मैं बना करके बता रही हूं। इसी न्यूक्लियस के अंदर बात करेंगे हम। ये देखिए हमारा न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर तो पहले हमने ये लिक्विड देख लिया। इसी लिक्विड के अंदर यहां पर एक और इस तरीके का सर्कुलर हमको ऑर्गन दिखाई देता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। और इसी में इस तरीके से बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे मैगी खा रहे हो, है ना, मैगी की तरह से बिल्कुल ऐसे आपस में पूरा एकदम ऐसे जाल की तरह से बिछा हुआ हमको बहुत सारे धागे ऐसे दिखाई देते हैं कि आपस में उलझे हुए हैं। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है, जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटीन मटेरियल। तो क्रोमेटीन मटेरियल और न्यूक्लियोलस ये भी पाए जाते हैं न्यूक्लियर सैप के अंदर, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट ऐसे बताएंगे। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियोलस। बच्चों ये हमारे न्यूक्लियोलस का हमारा ये स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियोलस जो ऑर्गन होता है, सेल ऑर्गनस, जो कि इस न्यूक्लियस के यहाँ पाया जा रहा है न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस जो होता है, इसके बाहर में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, ठीक है। हमको ये सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई जरूर देता है, लेकिन इसके बाहर में ये कोई मेम्ब्रेन नहीं है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियस के बाहर में ये डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर, ये मेम्ब्रेन है, जिसके थ्रू न्यूक्लियस
कवर है, तो न्यूक्लियोलस के बाहर में हमको सर्कुलर जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन बाहर में कोई मेम्ब्रेन नहीं है, बल्कि क्या होता है कि ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स जो ये दिखाई दे रहे हैं, है ना, ये क्रोमेटिन के जो थ्रेड्स होते हैं, इनमें से ही क्रोमेटिन जो होते हैं कुछ, वो इस तरीके से बाहर में लगे होते हैं। तो ऐसे ये अरेंज हो जाते हैं कि हमको ऐसा लगता है जैसे कि ये एक मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, एक उसको सर्कुलर स्फेरिकल एक शेप मिल जाता है इनके अरेंजमेंट की वजह से, ठीक है। तो ये जो बाहर बाहर में अरेंज है, इसको हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन, जिसकी वजह से ये एक शेप ले लेता है और इसको, इस पोर्शन को तब हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ओके, तो ये बाहर में हो गया पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन। अंदर में इसमें भी ये पूरे लिक्विड में ही ये है, तो ये इसमें के अंदर भी एक लिक्विड रहेगा। इसके अंदर जो लिक्विड होगा उसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स, और इसके अंदर बहुत और भी, जैसे इसके अंदर कुछ चीजें पाई जाती हैं, जैसे कुछ हमको इस तरीके से सर्कुलर छोटे छोटे दाने की तरह से, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं राइबोसोम, उस तरीके के कुछ हमको ग्रैन्युलर पोर्शन यहाँ अंदर दिखाई देते हैं, जो कि सर्कुलर हैं, दाने की तरह से है, इसलिए इनको हम ग्रैन्युलर पोर्शन बोलते हैं। और इनका काम होता है राइबोसोम का फॉर्मेशन करना, राइबोसोम बनाना। कुछ हमको इस तरीके से छोटे छोटे फाइबर की तरह से हमको स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जिसको हम बोलते हैं फाइब्रिलर पोर्शन, ठीक है ना। तो ये जो फाइब्रिलर पोर्शन होते हैं, इनका काम होता है आरएनए का फॉर्मेशन करना, ये आरएनए बनाते हैं। और कुछ ये इस तरीके के जो हमको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअल में ये क्या है, ये है, ये भी वही क्रोमेटिन ही है ना, जो बाहर बाहर में जो क्रोमेटिन के धागे ये लग जाते हैं इसमें, तो ये इसको एक स्फेरिकल शेप देते हैं, एक मेम्ब्रेन की तरह से एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो इनको हम पेरिफेरल क्रोमेटिन कह रहे हैं। तो जो अंदर इसमें हमको क्रोमोसोम की तरह से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इसको हम इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन कहते हैं। अंदर पाया जा रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन। तो ये इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन, पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन, अंदर में जो लिक्विड होगा उसको मैट्रिक्स बोलेंगे, जो सर्कुलर पोर्शन हमको दिखाई दे रहा है इसको ग्रैनुलर पोर्शन बोलेंगे, और जो हमको फाइबर की तरह से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इनको हम फाइब्रिलर पोर्शन बोलेंगे। और ये आरएनए का फॉर्मेशन करता है और ये राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो आरएनए और राइबोसोम दोनों ही यहाँ पर बनने का इनका साइट है, यानी कि न्यूक्लियोलस के अंदर ये बनते हैं, यहाँ से होकर के ये आते हैं इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म में, और न्यूक्लियोप्लाज्म से यहाँ से न्यूक्लियर पोर से होते हुए जाते हैं ये सेल के अंदर, और सेल के अंदर जाकर के राइबोसोम और आरएनए, इन दोनों की मदद से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। प्रोटीन बनाने का काम न्यूक्लियस के अंदर नहीं हो रहा है ना, प्रोटीन बनाने का काम कहाँ हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है, ठीक है। न्यूक्लियस में सिर्फ ये राइबोसोम, प्रोटीन बनाने के लिए हमको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, राइबोसोम की और आरएनए की। तो जिन चीजों की जरूरत हमको प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए, वो चीजें हमको यहाँ न्यूक्लियस के थ्रू मिल जाती हैं, और प्रोटीन जो होता है वो सेल में ही बनता है, ठीक है ना, यानी कि साइटोप्लाज्म में, यानी कि न्यूक्लियस से बाहर। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियोलस के बारे में। ओके, एक बात और, एक न्यूक्लियस, जो हमारा न्यूक्लियस है, इस एक न्यूक्लियस में ऐसा भी हो सकता है कि हमको न्यूक्लियोलस एक ही दिखाई दे। जनरली ऐसा होता है कि एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस और एक न्यूक्लियस के अंदर एक ही न्यूक्लियोलस हमको दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ सेल ऐसे होते हैं, जैसे अनियन की बात करें हम, जो प्याज के सेल होते हैं, उसमें एक न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होते हैं, इन न्यूक्लियोलस की संख्या होती है 4, ठीक है। या जब ये एक है तो इसको हम न्यूक्लियोलस बोल रहे हैं, जब 4 रहेंगे प्लूरल फॉर्म में हम इसको बोलेंगे तो इसको बोलेंगे इसको तब बोला जाता है न्यूक्लियोलाई, ठीक है ना। तो इनको न्यूक्लियोलाई बोलते हैं, ठीक है। ये इसका क्या है, प्लूरल फॉर्म होता है। तो एक में, प्याज के एक सेल के अंदर ये कितने पाए जाते हैं, 4 पाए जाते हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ जगह पे ये वेरिएशन भी है कि हर एक न्यूक्लियस के अंदर एक ही न्यूक्लियोलस पाया जाए, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर एक के ही संख्या होती है, ठीक है। अगर हम एक इसके अंदर बात करें, न्यूक्लियोलस की बात करें, तो न्यूक्लियोलस में 10% आरएनए, 85% इसमें पाया जाता है। 10% आरएनए होता है, 85% इसमें प्रोटीन होता है, 5% इसके अंदर डीएनए पाया जाता है, ठीक है। और इसके बाहर में कोई भी मेम्ब्रेन यहाँ पर नहीं होती है, बल्कि केवल प्रोटीन ही लगे होते हैं। अब बच्चों, हमारा बच्चा है ये क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है। ये जो क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं, यानी कि जो ये क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं, हमको ये इस तरीके से दिखाई देते हैं जैसे कि बहुत सारे धागे आपस में उलझे हुए हैं, लेकिन ये धागे आपस में केवल उलझे हुए हैं, एक साथ ज्वाइंट नहीं है। सबका हेड अलग अलग होता है, यानी कि हम चाहें तो इसमें से एक एक को निकाल करके बाहर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन अभी ये हमको उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जबकि ये हमको
कंडेंस और साफ साफ स्पष्ट रूप में दिखाई देते हैं कि ये कितने हैं संख्या में, और ये दिखाई कैसे देते हैं वो भी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। ऐसा समय कब आता है? जब सेल डिवाइड होता है ना। एक सेल से जब 2 सेल या 1 से जब 4 सेल बनते हैं, यानी कि सेल डिवीजन का जब प्रोसेस होता है, उस टाइम हमको ये क्रोमेटिन थ्रेड जो है, ये इनमें से सारे क्रोमेटिन जो आपस में उलझे हुए हैं वो सारे अलग अलग होते हैं और कंडेंस होकर के और ऐसे इस तरीके से ये काफी थिक हो जाते हैं, है ना, मोटे होकर के ये इस तरीके से ऐसा शेप हमको ये दिखाई देते हैं, ठीक है। और तब इनका नाम चेंज हो जाता है। अब इनको बच्चों हम इनको क्रोमेटिन थ्रेड न कह करके अब इनको हम बोलते हैं क्रोमोजोम, है ना। ये कहलाते हैं क्रोमोजोम। और ये क्रोमोजोम जो होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होती है। जैसे हम इंसानों की बात करें, हम लोगों की बात करें, तो हम लोगों के अंदर इसकी संख्या कितनी होती है बच्चों? क्रोमोजोम की संख्या, क्रोमोजोम हर सेल के अंदर क्रोमोजोम की संख्या होती है 46, जिसको हम बोलते हैं 2n, यानी कि डिप्लॉइड, है ना। डिप्लॉइड क्रोमोजोम पाए जाते हैं, यानी कि इनकी संख्या कितनी होती है बच्चों? 46 क्रोमोजोम होते हैं, न एक कम न एक ज्यादा, है ना। केवल 46 का मतलब 46 क्रोमोजोम ही पाए जाएंगे, तभी वो इंसानों की बात कर रहे हैं कि इंसानों में 46 क्रोमोजोम पाए जाते हैं। तो अगर 46 क्रोमोजोम इंसानों में पाए जा रहे हैं तो वो इंसान एक नॉर्मल जनरल जैसे सब होते हैं वही स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, और वही कैरेक्टर्स पाए जाएंगे। लेकिन यदि एक भी क्रोमोजोम ज्यादा या कम हो जाता तो ये एक सिंड्रोम, एक बीमारी हो जाती है और वो विचित्र प्रकार का एक अलग तरीके का इंसान दिखाई देता है, ठीक है। तो ये क्रोमोजोम, ये क्रोमेटिन थ्रेड जो होते हैं ये बाद में क्रोमोजोम बन जाते हैं, ठीक है ना। ये हमको क्रोमोजोम के रूप में बन नहीं जाते हैं, मतलब क्रोमोजोम जैसा ये शेप ले लेते हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं जब सेल डिवाइड होता है उस समय, ठीक है। इनकी संख्या होती है 46। ये क्रोमोजोम क्या है एक्चुअल में? तो क्रोमोजोम जो होता है ये एक जेनेटिक मटेरियल होता है बच्चों। यही वो जेनेटिक मटेरियल है जिसकी वजह से हर इंसान की एक अपनी पहचान होती है। हर एक इंसान का क्या अपना, उसका कैसा आवाज है, उसका शक्ल सूरत कैसा है, ठीक है ना, वो उसके बाल कैसे हैं, कर्ली है, स्ट्रेट हेयर है, जो भी उसका जो ढांचा है, उसका जो गेटअप है, वो कौन देता है? ये क्रोमोजोम, ठीक है। और ये क्रोमोजोम बना किससे होता है? ये क्रोमोजोम बना होता है डीएनए। डीएनए का नाम आपने सुना होगा, डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए के साथ जब हिस्टोन प्रोटीन ऐड हो जाते हैं, ठीक है, डीएनए के साथ जब कुछ प्रोटीन्स ऐड हो जाते हैं, हिस्टोन प्रोटीन, तो ये दोनों मिल करके डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन इज इक्वल टू क्रोमोजोम, ठीक है। और क्रोमोजोम हमको नॉर्मल कंडीशन में सेल के अंदर किस रूप में दिखाई देंगे? क्रोमेटिन मटेरियल के रूप में, ठीक है ना। तो यही वो क्रोमोजोम है। क्रोमोजोम का मतलब डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन ऐड होकर के ये क्रोमोजोम बनाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरीके का हमको ये दिखाई देगा क्रोमोजोम। तो बच्चों अगर हमको न्यूक्लियस के बारे में आता है बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, तो ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई, पहले मैंने आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए कि इसको 1 2 3 4 ऐसे करके पॉइंट्स में लिखना। दूसरे नंबर पे न्यूक्लियोप्लाज्म में आ जाना, ठीक है, उसमें आपको मैंने जितनी बातें बताई उसको पॉइंट्स में करके लिखेंगे। फिर क्रोमेटिन मटेरियल के बारे में पॉइंट्स में करके लिखेंगे। फिर हम न्यूक्लियोलस के बारे में डायग्राम उसको बना करके और उसको पॉइंट्स के बारे में लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर डन। इसमें जो ये क्रोमोजोम है हमारा, क्रोमोजोम एक न्यू टॉपिक है, एक पूरा अलग से हम इसको पढ़ेंगे, इसको न्यूक्लियस में ऐड करके नहीं पढ़ेंगे। अगर हमको न्यूक्लियस आता है तो न्यूक्लियस में हम क्रोमोजोम के बारे में, क्रोमेटिन थ्रेड के बारे में इतना ही बताएंगे, ठीक है। अब अगर हमको क्रोमोजोम के बारे में कहता है बताने के लिए, तब इसी क्रोमोजोम को हम डिटेल में बताएंगे, जो कि मेरे नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। हम पार्ट 17 में इसी क्रोमोजोम के बारे में डिटेल में इसको स्टडी करेंगे, ठीक है बच्चों। और न्यूक्लियस का डिस्कवर किसने किया? तो सेल के अंदर ये जो न्यूक्लियस होता है इसका डिस्कवर किया है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। उसके में न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है इसके बारे में बताया था, फोंटाना ने बताया था, साइंटिस्ट 1781 में ही बता दिया था, ठीक है। उसके बाद ब्राउन जो साइंटिस्ट आए, इन्होंने इसको बताया तो फोंटाना ने था, ठीक है, लेकिन नाम न्यूक्लियोलस ऐसा कुछ है इसके बारे में बताया इन्होंने था, लेकिन इसको न्यूक्लियोलस नाम दिया किसने? 1840 में ब्राउन ने नाम दिया था इसका, सॉरी बॉमन ने, है ना, बॉमन ने नाम दिया था। और रॉबर्ट ब्राउन ने पूरे न्यूक्लियस के बारे में डिस्कवर करके बताया कि न्यूक्लियस भी
एक है जिसके अंदर, इसके बारे में तो पहले ही पता पड़ गया था, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियस के बारे में बाद में रॉबर्ट ब्राउन ने डिटेल में इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया। और इसका नाम, जब ये इसके बारे में तो पहले भी बताया गया था, फोंटाना ने बताया था, लेकिन इसका नाम बाउमन ने दिया 1840 में। ठीक है बच्चों, अब न्यूक्लियस का फंक्शन, न्यूक्लियस करता क्या है, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि न्यूक्लियस का काम क्या होता है, सेल के अंदर जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, बाकी जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, सेंट्रोसोम हो गया, ठीक है ना, उसके बाद और भी जो ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे लाइसोसोम हो गया, इन सब के एक्टिविटी, पूरा सेल किस तरीके से काम करेगा, सारे सेल ऑर्गेनल्स किस तरीके से काम करेंगे, इनको एनर्जी बनाना है तो कितना बनाना है, प्लांट में अगर फोटोसिंथेसिस करना है तो किस तरीके से करना है, ठीक है, कितने फूड की जरूरत है, हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करना, ये काम होता है न्यूक्लियस का। आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियस को बोला जाता है मैनेजर भी, है ना, कि ये पूरा, अगर वो एक फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का मैनेजर जो है, सारे एम्प्लॉइयों का से काम करवाना, ये काम किसका है, ये न्यूक्लियस का है। तो न्यूक्लियस जो होता है ये कंट्रोलिंग पावर रखता है, पूरे सेल को कंट्रोल करके और पूरे सेल से किस तरीके से काम करवाना है, ये सब काम होता है न्यूक्लियस का। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा काफी ये बड़ा था टॉपिक न्यूक्लियस, याज ओवर हो गया। 17 में हम देखेंगे क्रोमोसोम के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके बच्चों, अभी के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए, हैव अ नाइस डे।